तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज अपन पढ़ेंगे पार्ट 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले पहले हम आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि धातु क्या चीज़ होती है और अधातु क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो धातु वो चीज़ें होती है जिनके भी आगे प्लस चार्ज लगा होगा। ठीक है, जिनके भी ऊपर प्लस चार्ज होगा। जैसे Na+, ये क्या सोडियम, इसके ऊपर क्या लगा है प्लस चार्ज, ये क्या होगी धातु। जैसे पोटेशियम, पोटेशियम क्या होता है K+, ये भी क्या होगी धातु। जैसे एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है +3, ये भी क्या होगी धातु। ठीक है, तो जिसके भी ऊपर प्लस चार्ज लगा होगा वो क्या होगी धातु। जैसे Mg, ठीक है, Mg+2, ये भी क्या होगी धातु, मैग्नीशियम बोलते हैं इसको। ठीक है, और अधातु क्या होगी जिसके ऊपर भी माइनस चार्ज लगा होगा। जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2, ये क्या होगी अधातु। जैसे बोल दिया वापस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N-3, ये भी क्या होगी अधातु। जैसे F फ्लोरीन माइनस, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन में क्या होता है Cl-, ये भी क्या होगी अधातु होगी। ठीक है, तो जिसके भी ऊपर प्लस चार्ज लगा होगा वो क्या होगी धातु, और जिसके भी ऊपर माइनस चार्ज लगा होगा वो क्या होगी अधातु। ठीक है, ये एक बार बेसिक याद कर लेना। अब चलते हैं आगे। 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है ना, और ये सब जो भी है वो अपन क्या करेंगे चैप्टर में पढ़ेंगे। आपका दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोगों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब ये क्या, ये चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि आपके डेली लाइफ में क्या बहुत सारी एग्जाम्पल्स आते हैं धातु एवं अधातु के। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि लकड़ी के बने हुए बर्तन क्यों नहीं होते, ठीक है ना, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप बता सकते हो कि लकड़ी के बर्तन क्यों नहीं होते और लोहे वगैरह, एल्यूमिनियम वगैरह, स्टील के, इनके ही बर्तन क्यों बनाते हैं अपन, है ना। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर खुद ही दे पाओगे कि अपन धातु के बर्तन क्यों बनाते हैं और अधातु के बर्तन क्यों नहीं बनाते हैं ना। तो ये सब चीज़ें अपन चैप्टर में पढ़ेंगे। आपके विचार से कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु एवं अधातु से वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है, हम इनके कुछ गुणधर्मों पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब आइए चैप्टर चालू करते हैं। पहला आता है भौतिक गुणधर्म। भौतिक का मतलब होता है, भौतिक का मतलब होता है जो भी फिजिकल, जो अपन देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जो भी अपन देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं भौतिक गुणधर्म। ठीक है, अब पहले पढ़ेंगे धातु के भौतिक गुणधर्म। इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्म की तुलना करने करके समूह में अलग करना सबसे आसान है। ठीक है, इनके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलाप को सहायता लेते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे क्रियाकलाप लेंगे। ठीक है, क्रिया अनुभाग 3.1 से 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों के लिए निम्न धातु है। ठीक है, कौन कौन सी दी, ठीक है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, सबसे पहले साथ साथ इनके फॉर्मूले भी बता देता हूँ। ठीक है, आयरन, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है Fe। ठीक है, अब ये दो चीज़ों में आता है, एक तो आता है +2, एक आता है +3। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं फेरस, इसको अपन बोलते हैं फेरिक। +2 वाले को बोलेंगे अपन फेरस, +3 वाले को बोलेंगे अपन फेरिक। ठीक है, कॉपर, कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है Cu+2। ठीक है, चार्ज इसका होता है +2। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या होता है Al, और इसका चार्ज होता है +3। ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg+2। ठीक है, सोडियम, सोडियम क्या होता है मैग्नीशियम से ऊपर 11 नंबर पे सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है Na+। ठीक है, लेड, लेड का फॉर्मूला क्या होता है Pb+2। ठीक है, लेड को अपन सीसा भी बोलते हैं। जिंक, जिंक का फॉर्मूला क्या होता है Zn+2। ठीक है, ये सब इनके फॉर्मूले, ये सब याद कर लीजिए। ठीक है, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कर लीजिए। ठीक है, अब आइए क्रियाकलाप 3.1 पर। अब आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब ये आपके क्या डेली लाइफ एग्जांपल है। अब आयरन, लोहा तो आपने सबने देखा होगा। ठीक है, सबके घर में होता है। कॉपर, तांबे के बर्तन भी सबने देखे होंगे। एल्यूमिनियम, ये भी सबके घर में होता ही है, एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, अब मैग्नीशियम आपने नहीं देखा होगा, पर फिर भी इन तीनों को कंसिडर करिए। अब आयरन कैसा दिखता है सबको ही पता है, चमकदार दिखता है। ठीक है, कॉपर भी कैसा दिखता है चमकदार दिखता है। एल्यूमिनियम भी क्या दिखता है चमकदार दिखता है। ठीक है, पर आयरन की चमक थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, कॉपर की कम हो सकती है, एल्यूमिनियम की ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, पर चमकदार सभी दिखते हैं। ठीक है, फिर बोल रखा है रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर ध्यान दीजिए। ठीक है, रेगमाल क्या होता है, कुछ सैंड पेपर टाइप होता है, ब्राउन कलर का ऐसा कुछ पेपर होता है। ठीक है, जिसका लोहे पे रगड़ते हैं तो उससे क्या होती है उसकी सतह साफ हो जाती है। ठीक है, अपने शुद्ध रूप में ही धातु की सतह चमकदार होती है। ठीक है, शुद्ध रूप मतलब एकदम प्योर स्टेट में धातु की सतह कैसी होती है चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को, ठीक है, धातु के इस गुणधर्म को अपन क्या बोलते हैं धात्विक चमक बोलते हैं। तो अगला है क्रियाकलाप 3.2। ये क्या बेटा आयरन,
कॉपर, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लेना है। ठीक है, इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। ठीक है, ये भी क्या डेली लाइफ आप कर सकते हो। आयरन, आयरन क्या होता है, लोहा, उसको चाकू से काटने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कॉपर, कॉपर को भी चाकू से काटने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सामने ही पता है कॉमन सेंस से भी कि ये सब क्या है, नहीं कटेंगे। ठीक है, अपन चाकू से काटेंगे तो क्या आयरन, कॉपर, ये क्या कटेंगे, क्या नहीं कटेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह या फिर एल्यूमिनियम के बड़े से मोटे से तार को चाकू से काटने का प्रयास कीजिएगा, क्या होगा, नहीं कटेगा वो। ठीक है, तो ये क्या बनाता है कि धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। ठीक है, ये गुणधर्म क्या बता रहा है कि धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। अब चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा लीजिए। ठीक है, और सोडियम क्या होता है, चिमटे से इसका एक टुकड़ा लेना है। अब सावधानी, ठीक है, यहाँ पे सावधानी, चेतावनी क्यों आ रही है, देखो मैं बता देता हूँ। ये क्या होता है, जैसे ये सोडियम का टुकड़ा है। ठीक है, इसको क्या करते हैं अपन, केरोसिन के तेल के नीचे डुबो के रखते हैं कि केरोसिन या कोई भी तेल होता है उसके नीचे डुबो के रखते हैं। क्यों, क्योंकि सोडियम क्या होता है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। अगर आप इसको तेल से बाहर निकालोगे चिमटे से, जैसे ही आपने इसको हवा में रखा तो ये क्या करेगा, आग पकड़ लेगा। ठीक है, ये क्या करता है, आग पकड़ लेता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसको क्या करता है, केरोसिन के तेल के नीचे डुबो कर रखता है। ठीक है, सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए, है ना। जैसे अभी बताया, क्या करता है, आँख पकड़ लेता है। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सूखा लीजिए। वह वॉच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सोडियम का करना, चाकू से काटेंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा, है ना। सोडियम कट जाएगा, भले ही धातु है पर ये क्या करेगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्सेप्शन होता है एक। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, जिसको अपन अपवाद भी कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, एक्सेप्शन मतलब ये दूसरे है तो उसी जैसे है तो उसी परिवार का हिस्सा, पर क्या करता है, इसके गुणधर्म अलग होते हैं। जैसे आपके परिवार में 4 जन हैं। ठीक है, तीनों एक ही सदस्य वाला, मतलब एक ही, तीनों अच्छी आदतें वाले पर एक जना क्या खराब आदत वाला, तो वो क्या हो जाता है, खराब आदत वाला एक्सेप्शन हो जाता है, यानी अपवाद हो जाता है। ठीक है, तो है तो उसी परिवार का हिस्सा ये धातु का, पर ये क्या हो जाता है, एक अपवाद हो जाता है। ठीक है ना, आगे आएगा वैसे अपवाद कौन कौन से होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये क्या होते हैं, चाकू से काटे जा सकते हैं। आगे और अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखेंगे धातु सामान्यतः कठोर होती है। ठीक है, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है ना। आगे बढ़ते हैं। अब क्रियाकलाप 3.3, आयरन, जिंक। ठीक है, आयरन, जिंक, लेड तथा कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी धातु को लोहे के ब्लॉक खंड पर रखकर 5-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए। ठीक है, अब सबको ही पता है कि किसी भी धातु को आप लेकर हथौड़े से प्रहार करोगे तो क्या होगा, उसका शेप बदल जाएगा। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को अपन क्या बोलेंगे, आज्ञात वर्ध्यता। ठीक है, आज्ञात वर्ध्यता क्या होती है, धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में बनाना, इसको अपन क्या बोलते हैं, आज्ञात वर्ध्यता। अब क्या आप जानते हैं कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक आज्ञात वर्ध्य धातु है। ठीक है, अब सोना तथा चांदी क्या होता है, सबसे अधिक आज्ञात वर्ध्य धातु होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा चांदी, चांदी क्या होती है, जैसे मिठाई है। ठीक है, मिठाइयों के ऊपर क्या करना है, डेकोरेशन के काम भी आती है, जैसे इसके ऊपर चांदी की ऐसी परत लगा देते हैं ना। तो चांदी क्या होती है, मिठाइयों के डेकोरेशन के लिए भी काम आती है। क्यों काम आती है, क्योंकि ये क्या होती है, अज्ञात वर्ज्य होते हैं। ठीक है, मतलब इनको पीट कर पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, अब धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को अपन क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। ठीक है, इस गुणधर्म को अपन क्या बोलेंगे, तन्यता। सोना, सोना सबसे क्या अधिक तनय धातु है। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि सोना सबसे अधिक तनय धातु है, तो इसको अपन तार के रूप में इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि ये क्या होता है, महंगा होता है बहुत। ठीक है, इसलिए अपन इसको इस्तेमाल नहीं करते। अपन तार के रूप में किसको देखते हैं, जनरली एल्यूमिनियम को देखते हैं। ठीक है, तांबा देखते हैं, पर एल्यूमिनियम क्या होता है, तांबे से थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए अपन एल्यूमिनियम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तांबा देखते हैं। ठीक है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा, मतलब इतने से सोने से कितना, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो अज्ञात वरीयता तथा तन्यता के कारण, ठीक है, अज्ञात वरीयता तथा तन्यता के कारण धातु को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। ठीक है, किन 2 गुणधर्म की वजह से धातु ज़्यादा प्रभावी होती है, अज्ञात वरीयता तथा तन्यता। तो क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने में, बर्तन बनाने के लिए होता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तनों के बनाने के लिए क्यों किया जाता है, ये मैं आगे डिटेल में समझाएंगे। इसका उत्तर पाने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि धातुओं का उपयोग हम बर्तन बनाने के लिए क्यों करते हैं, जबकि अधातु का क्यों नहीं करते। ठीक है, अब एक क्रियाकलाप 3.5, एल्यूमिनियम या कॉपर का तार लेना। ठीक है, इसको क्या करना है, मैं आपको समझा देता हूँ। एल्यूमिनियम तथा कॉपर का तार लेना, इसको करना है, इस स्टैंड से फिक्स कर देना। ठीक है, फिक्स कर देना मतलब ताकि ये हिले नहीं। फिर क्या करना है, एक मोम से, ठीक है, मोम को थोड़ा पिघला के यहाँ पे करना है, एक पिन फिक्स करनी है। ठीक है,
तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग करके एक पिन चिपका दीजिए। स्पिरिट लैम्प मोमबत्ती या बर्नर से क्लैम्प के निकट तार को गर्म करना है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं? अपने प्रेक्षणों को लिखिए, क्या धातु का तार द्रवित होता है? ठीक है, अब क्या बोला इसने, यहाँ पे अपन ने क्या करी, पिन चिपकाई, यहाँ पे अपन कर रहे हैं मोमबत्ती से गर्म। ठीक है, अब जब अपन यहाँ पे गर्म करेंगे, ठीक है, इस जगह, थोड़ी देर बाद क्या होगा, हीट, ठीक है, मतलब गर्माहट यहाँ से जाके यहाँ पे भी पहुँच जाएगी। ठीक है, जब आप यहाँ पे गर्म करोगे तो थोड़ी देर बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे इस जगह भी क्या होगा, गरम गरम महसूस होगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धातु क्या होता है, ऊष्मा के सुचालक होता है, मतलब ये ऊष्मा को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर जो अभी अपन ने पहले क्वेश्चन देखा था कि धातु को बर्तन बनाने के लिए उपयोग क्यों करते हैं, तो इसका आंसर क्या, जैसे ये आपका कोई बर्तन है एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम या कोई भी धातु का, तो क्या होता है, जब आप यहाँ पे ऊष्मा देते हो, ठीक है, ये नीचे क्या है, गैस है, जब आप यहाँ पे ऊष्मा दे रहे हो तो क्या होगा, धातु क्या करेगी, ऊष्मा यहाँ से ले जाके पूरे सब जगह फैला देगी। ठीक है ना, मतलब धातु खाली ऊष्मा एक जगह नहीं रखेगी, जैसे इस जगह नहीं रखेगी, वो क्या करेगी, सब जगह फैला देगी ऊष्मा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, सब क्या अपना जो खाना होता है वो क्या होता है, अच्छी तरह से पकता है। ठीक है, इसलिए धातु को क्या करता है, बर्तन बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। अब उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। गलनांक मतलब आसानी से नहीं पिघलते, जैसे आप बर्तन गर्म करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, पिघल थोड़ी जाता है, वो आसानी से नहीं पिघलता। जबकि आप सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है। ठीक है, सिल्वर तथा कॉपर क्या होते हैं, ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। अब कॉपर के तार महंगे क्यों आते हैं? महंगे इसलिए आते हैं क्योंकि कॉपर थोड़ा महंगा आता है, पर ये कॉपर ऊष्मा के क्या होता है, सबसे अच्छा चालक होता है। सिल्वर, अब सिल्वर कहाँ लगा होता है, सोलर पैनल के, सोलर पैनल इतने महंगे क्यों आते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सिल्वर के पतले पतले तार होते हैं, इसीलिए सोलर पैनल क्या होते हैं, इतने महंगे आते हैं। इसकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के क्या है, कुचालक है। ठीक है, अब लेड ये भी क्या है, अपवाद है, ध्यान रखना, लेड और मरकरी, ठीक है, अपवाद बहुत आते हैं एग्जाम में। लेड तथा मरकरी ऊष्मा के क्या है, कुचालक है, ये क्या है, एक अपवाद, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब लेड, लेड क्या होता है, पीबी, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, शीशा भी बोलते हैं, वो क्या है, मरकरी, मरकरी तो क्या होता है, लिक्विड जैसा होता है। ठीक है ना, मरकरी क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है सामान्य ताप पे। अब क्रियाकलाप 3.6, चित्र 3.2 की तरह एक विद्युत सर्किट परिपथ तैयार करना। ठीक है, जिस धातु की जांच करनी है उसे परिपथ में टर्मिनल ए तथा टर्मिनल बी के बीच उसी प्रकार रखिए जैसा चित्र में दिखाया गया है। क्या बल्ब जलता है, इससे क्या पता चलता है? ठीक है, ऐसा अपन ने कुछ बनाया। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने जैसे एल्यूमिनियम रख दिया, ठीक है, या आयरन रख दिया, या लोहा रख दिया। ठीक है, तो क्या होगा, कर बल्ब जलता है कि नहीं जलता है, ये अपन को देखना है। तो क्या होगा, कोई सी भी धातु रखोगे आप, क्या करेगी, यहाँ पे बल्ब जलाएगी। क्यों जलाएगी? क्योंकि वो धातु क्या होते हैं, विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। ठीक है, विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं। अबे आपने अवश्य देखा होगा, जिस तार से आपके घर पर बिजली पहुंचती है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है, उस पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। ठीक है, अब क्या होता है, अपने घर पे जो तार आता है, ठीक है ना, जैसे ये तार है, इसके अंदर बहुत सारे पतले पतले तार होते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होता है, एक रबड़ जैसी परत होती है, आपने सबने देखा ही होगा, वो क्या होती है, पीवीसी की परत होती है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, बिजली आती है, और अगर अपन गलती से जो छू ले तो अपने अपन को क्या हो सकता है, करंट लग सकता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए क्या होता है, इसके ऊपर सेफ्टी की वजह से, ठीक है, सेफ्टी की वजह से इसके ऊपर क्या होती है, पीवीसी की परत होती है। पीवीसी क्या होती है, कुचालक होती है। ठीक है, पीवीसी क्या होती है, बिजली की कुचालक होती है, तो उसमें क्या होता है, करंट प्रवाहित नहीं होता है। तो जब धातुएं किसी ठोस सतह से टकराती है, ठीक है, जब धातुएं किसी ठोस सतह से टकराती है, अब घर में कभी ना कभी आपके हाथ से बर्तन तो गिरा ही होगा। ठीक है, गारंटी से कह सकते हैं कि घर में कभी ना कभी आपके हाथ से बर्तन गिरा होगा। तो क्या होगा, जब भी बर्तन गिरता है तो टन ऐसी कुछ आवाज़ आती है ना, टन की आवाज़ आती है। ठीक है, तो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ध्वनिक। ठीक है, ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। ठीक है, या फिर आप दो बर्तन कभी टकरा जाते हैं तो क्या उसे धात्विक, सोनोरस, ठीक है, ऐसी आवाज़ आती है उसको, ठीक है, टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सोनोरस कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? क्योंकि उसके अंदर, घंटी के अंदर आपने देखा होगा, एक तो ये बाहर होती है, इसके अंदर क्या होती है, एक और धातु होती है, जब ये दोनों टकराते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसीलिए क्या होता है, आवाज़ आती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अधातु के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातु की संख्या क्या होती है, कम होती है।
जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन क्या होती है, H+ भी होती है और H- भी होती है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होती है, धातु भी होती है और अधातु भी होती है। ये अभी तक, ठीक है, अभी तो कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं बता पाया कि हाइड्रोजन धातु है कि अधातु है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं अपन, अपवाद के रूप में लेते हैं। इसको न तो धातु मानते हैं न अधातु मानते हैं, इसको अपन दोनों मानते हैं। तो इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस होती है या फिर गैसें होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी चीज़ गैस होगी, ठीक है, जैसे मैंने बोला क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस बोला तो उसके नीचे क्या लगाना जरूरी है, टू लगाना जरूरी है। जैसे मैंने बोला नाइट्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस बोला तो उसके नीचे क्या आएगा, टू आएगा ही आएगा। जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन गैस तो उसके नीचे क्या आएगा, टू। हाइड्रोजन गैस बोला तो उसके नीचे क्या आएगा, टू। अगर मैं जिसको भी गैस बोलता हूँ, ठीक है, जिसके भी गैस बोल रहे हैं उसके नीचे क्या आएगा, टू आएगा ही आएगा। जिसके भी नीचे टू आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं, आइए पता करते हैं। अभी क्रियाकलाप 3.7 बोला कार्बन, ठीक है, कोल या ग्रेफाइट, सल्फर तथा आयोडीन के नमूने एकत्रित कीजिए। इन धातुओं से 3.1 से 3.4 और 3.6 तक के क्रियाकलाप को दोहराइए दोहराइए तथा प्रेक्षणों को लिखिए। ठीक है, अब ये क्या होगा, जो अपन ने धातुओं में करी, जो भी गुणधर्म धातु का आता है वो अधातु के क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है ना, धातु और अधातु में क्या होंगे वो गुण। अब सारणी 3.1 में लिखे प्रेक्षणों के आधार पर अपनी कक्षा में धातुओं तथा अधातुओं के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते। ठीक है ना, इस निष्कर्ष पर अपन पहुंच सकते हैं कि भौतिक गुणधर्म के खाली भौतिक गुणधर्म से ही अपन तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें कई अपवाद है। ठीक है, कई अपवाद, अपवाद मतलब जैसे आपको बताया था सोडियम धातु है पर अपन उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। मरकरी धातु है पर वो ठोस अवस्था में नहीं होती है। ठीक है, ये सारे अपवाद इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं एग्जाम के हिसाब से, है ना, ये सारे अपवाद इंपॉर्टेंट है। अब बोला मरकरी को छोड़कर सारी धातु क्या होती है, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, मरकरी को किस में यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर में। ये याद रख लेना, मरकरी को किस में यूज इस्तेमाल करते हैं, थर्मोमीटर में, है ना। अब क्यों कभी क्वेश्चन आ जाए कि मरकरी को थर्मोमीटर में इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, बुखार नापने के जो इंस्ट्रूमेंट होता है थर्मोमीटर उसके अंदर इस्तेमाल क्यों करते हैं, कि धातु का गलनांक अधिक होता है लेकिन, ठीक है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, यदि आप हथेली पर दोनों दोनों धातुओं को रखोगे तो ये क्या होगी, पिघलने लग जाएगी। अब है आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला है। ठीक है, अपन को पता है अधातु क्या होती है, सारी चमकीली नहीं होती है, पर आयोडीन ऐसी अधातु है जो क्या होती है, चमकीली भी होती है। अब है कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा, ठीक है, हीरा सबको ही पता है दुनिया का क्या है, सबसे कठोर, ठीक है, दुनिया की सबसे कठोर चीज़ क्या है, हीरा। हीरा कार्बन का एक अपरूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। जबकि अपन ने पढ़ा कि अधातु का क्या होता है, गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ये सब क्या है, अपवाद है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ठीक है ना, ये भी याद रखना, ग्रेफाइट ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक है। अब है क्षारीय धातु, ठीक है, क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, क्षारीय धातु कौन कौन सी थी, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, ये सब क्या धातु है पर इनको क्या हो सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनका घनत्व तथा गलनांक बहुत कम हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे अपवाद क्या करना है आपको याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से ये अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वह तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, ये अभी तक अपन ने कौन सा पढ़े, भौतिक गुणधर्म। अब अपन पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, अब पढ़ते क्रियाकलाप 3.8। अब बोला मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सा सल्फर चून लीजिए। ठीक है, मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए, उसकी राख को इकट्ठा करके उसको पानी में घोल दीजिए। लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए। ठीक है, अब क्या बोला, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, धातु है। ठीक है, उसकी पट्टी का दहन करना है, उससे जो राख मिली किसकी मिलेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो राख मिली उसको अपन पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और बोला लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए। ठीक है, एक चीज आपको बता देता हूँ, जो भी धातु होगी, ठीक है, जो भी धातु होगी
वो कौन सी प्रकृति की होगी, क्षारीय प्रकृति की होगी। ठीक है, जो भी धातु होगी, जैसे मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला वो क्या है, अम्लीय या क्षारीय। ठीक है, वो क्या होगा, क्षारीय। धातु से क्या मिलता है अपन को, क्षारीय। जबकि सल्फर, सल्फर क्या है, अधातु, अधातु से अपन को क्या मिलेगा, अम्लीय। ठीक है, धातु से क्या मिलेगा, क्षारकीय, जबकि अधातु से क्या मिलेगा, अम्लीय मिलेगा। अब सल्फर के चूर्ण का दहन कीजिए, दहन से उत्पन्न धुएं को एकत्र करने के लिए उसके ऊपर एक परख नली रख दीजिए। इस परख नली में जल डालकर उसे अच्छी तरह से मिला दीजिए। नीले तथा लाल लिटमस पेपर से इस विलयन की जांच कीजिए। ये क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है ना, जो अधिक, ये नीचे भी आ रहा है, अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं। ठीक है, अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ठीक है, अभी बोला अधातु क्या बनाएगी, अम्ल बनाएगी, जबकि धातु क्या बनाती है, क्षारकीय बनाते हैं। ठीक है, अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइडों के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब है प्रश्न। तो ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। इसका आंसर क्या था, मरकरी। ठीक है, मरकरी का सूत्र क्या होता है, Hg। ठीक है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ये इसका आंसर क्या होगा, सोडियम, है ना। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, क्षारकीय धातु कौन कौन सी पड़ी थी, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। अब ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन कौन सी होती है। ठीक है, इसका आंसर होगा चांदी, है ना, चांदी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, चांदी। अब ऊष्मा की कुचालक होती है, धातु कौन सी होती है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है चांदी। अब ऊष्मा की कुचालक होती है, ऊष्मा की कुचालक कौन सी धातु होती है। इसका आंसर आपको ऊपर ढूंढने में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे, बाकी तीनों को मैं बता चुका हूँ। अब आज्ञा तथा तनय का अर्थ बताइए। ठीक है, इसका आंसर आपको ऊपर मिल जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम भाग 3.2.1 से 3.2.4 में पढ़ेंगे। इसके लिए निम्न धातुओं के नमूने एकत्र कर लीजिए। ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक तथा सोडियम। और धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। ठीक है, क्रियाकलाप 3 में आपने देखा होगा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है, जो अपन ने पहले पार्ट में भी देखा था। क्या सभी धातु इसी प्रकार अभिक्रिया करती है, इसका आंसर है नहीं। ठीक है ना, आइए निम्न क्रियाकलाप द्वारा इसकी जांच करते हैं। ठीक है, अब लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। ठीक है ना, जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, धातु ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे कोई भी धातु ले ली, मैंने बोला जिंक प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होगा, O2। ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑक्सीजन कभी भी अकेला नहीं आएगा। ठीक है ना, अकेला अगर आप खाली O लगाते हो तो ये क्या आपकी गलती है, हमेशा O के नीचे क्या आएगा, 2। ठीक है, परमाणु का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बना देता है। ठीक है ना, Cu प्लस O2 क्या बन जाएगा, 2CuO। यहाँ पे क्या करा, संतुलित करा, यहाँ पे 2 लगा के क्या करा, संतुलित करा। ठीक है, इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। ठीक है, जैसे 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 O2 क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसको सूत्र क्या होगा, Al2O3। ठीक है, अगर आपको सूत्र बनाने नहीं आता तो इसकी अलग वीडियो में आपको ये सारे सूत्र बनाने सिखा दूंगा। जैसे एक अपन बना के देख लेते हैं। ठीक है, अब सूत्र बनाने के लिए आपको सबको चार्ज पता होने, जैसे एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है, +3। ठीक है, ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, -2। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसका चार्ज कितना है, +3, इसका चार्ज कितना है, +3, इसका चार्ज कितना है, -2। ये +3 वाला कहाँ लग जाएगा, इसके नीचे, और यह -2 वाला कहाँ लगेगा, इसके नीचे। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Al2O3। ठीक है, ये +3 कहाँ लगा, ऑक्सीजन के नीचे, और -2 कहाँ लगा, एल्यूमिनियम के नीचे। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, Al2O3। ठीक है, बस इतना से ये सूत्र बनाना। अब अध्याय 2 में आपने देखा होगा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारकीय होती है, जो अभी मैंने ऊपर भी बताई थी। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ऐसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है उभयधर्मी ऑक्साइड तो आपको क्या करना है,
ये अभिक्रिया भी लिखनी है और इसका उदाहरण भी लिखना है, ठीक है। जिससे यहाँ पे एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कर रहे हैं, यहाँ पे HCl क्या है, अम्ल, तो क्या बनेगा AlCl3 + H2O, ठीक है। अब अपन कर रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या है, क्षार, ठीक है। क्षार कैसे बता, जिसके आगे OH लगेगा वो क्या होगा, क्षार, तो ये क्या बन रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, NaAlO2, ठीक है, +H2O, ठीक है। तो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया भी कर रहा है और क्षार के साथ भी कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन कौन सी होती है, एल्यूमिनियम और जिंक। अब अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, ठीक है। Na2O प्लस पानी, ठीक है, क्या बनेगा, NaOH, और K2O प्लस पानी, ये क्या बनेगा, KOH बनेगा, ठीक है ना। ये आपको दिमाग में रखनी है। अब क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है ना। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदान करती है, ठीक है। हर धातु अलग अलग अभिक्रियाशीलता प्रदान करती है। पोटेशियम तथा सोडियम क्या है, इनको तो हवा में निकालते ही आग पकड़ लेता है, ठीक है। कुछ धातु इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर क्या होती है, आग पकड़ लेती है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन, ठीक है, केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। यह क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर क्या होती है, ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, ठीक है। अब क्या बोला, जब अपन ऑक्सीजन, ठीक है, सॉरी, जब अपन एल्यूमिनियम को खुला छोड़ते हैं, ठीक है, तो पड़े पड़े क्या होता है, हवा में ये ऑक्सीजन की पतली परत इसके ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है ना। अब ये, ठीक है, अब एक बार ये परत चढ़ गई तो ये क्या करेगी, वापस ऑक्सीजन को अभिक्रिया नहीं करने देगी, ठीक है। एक बार ये परत बन गई, उसके बाद ये करेगी, ये और ऑक्सीजन को आने नहीं देगी, ठीक है। तो ये परत क्या बनेगी, इसके ऊपर सुरक्षा प्रदान करती है इसको। तो यही बोला, ठीक है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातु को पूर्ण ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है, ठीक है। अब गर्म करने पर आयन का दहन तो नहीं होता, ठीक है, गर्म करने पर आयन का दहन नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोहा चूर्ण डालते हैं तब वह क्या होता है, तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन घन धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है ना। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ये क्या होते हैं, सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं, सिल्वर तथा गोल्ड। अब अगला है, क्या आप जानते हैं एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या होता है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है। एनोडीकरण क्या, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है। अब वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है, जो भी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत, ठीक है, इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर, ठीक है, क्या करते हैं, एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, एनोड की एल्यूमिनियम का क्या करते हैं, एनोड बनाते हैं, ठीक है। इसके साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या करते हैं, विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंगकर एल्यूमिनियम का आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है, ठीक है। तो एनोडीकरण क्या होता है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत जमानी, ठीक है। जैसे ये एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर ये परत तो जमी हुई है, इसके ऊपर एक और मोटी परत ऑक्साइड की जमाना, उसको अपन क्या बनाएंगे, एनोडीकरण, ठीक है। तो अपन ने देख लिया कि एनोडीकरण क्या होता है, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा होगा कि उन धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रियाशीलता करता है और यह सोडियम की अपेक्षा क्या है, कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। सोडियम मैंने जैसे बताया, अपन बाहर निकालते हैं तो वो क्या करता है, हवा में जाते ही आँख पकड़ लेता है, लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर हम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जो जो धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी उसको क्या करेंगे, ऊपर लगाएंगे, और नीचे क्या लगाएंगे, कम अभिक्रियाशील धातु, ठीक है। तो अपन उसकी पूरी एक, ठीक है, सारणी बनाने का प्रयास करते हैं। अब आता है धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। तो आइए क्रियाकलाप 3.10, ठीक है। क्रियाकलाप 3.9 की तरह समान धातुओं के नमूने एकत्रित कर लीजिए।
ठंडे जल से आधे भरे बीकर में नमूने के छोटे छोटे टुकड़ों को अलग डाल दें। ठीक है, कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है? ठंडे पानी के साथ उन्हें अभिक्रियाशीलता के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है? थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है? जो धातु, ठीक है, ये सब करने से अपन को पता चलेगा कौन सी धातु कौन सा बर्ताव करती है। तो क्या जल से भीगी कांच तंतु, ठीक है, ये क्या जल से भीगी हुई कांच तंतु, ये बर्नर मोमबत्ती चल रही है। यहाँ पे है अपनी कोई धातु, ठीक है, ये है क्वेथन नली, ये स्टैंड से अपन ने फिक्स कर रखा है, ये है निकास नली। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? धातु से अभिक्रिया करके क्या बन रहा है? धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। वो यहाँ पे जाके ये गैस निकल रही है, ठीक है, ये द्रोणी से गैस निकल रही है और यहाँ पे इकट्ठा हो रही है। ठीक है, गैस जहाँ यहाँ पे है H2 गैस, ये है स्टैंड। धातु पर भाप की क्रिया, ठीक है, जो धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अब इसमें पता चला कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर रही है, कौन सी धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर रही है। ठीक है, अब कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया नहीं कर रही, इन सब के आंसर अपन को आगे मिल जाएंगे। ठीक है, अब जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त करते हैं, लेकिन सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, धातु प्लस जल क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होगा? मैंने पहले ही बताया, हाइड्रोजन खाली H अकेला नहीं आएगा, क्या आएगा? H2 आएगा। अब धातु ऑक्साइड प्लस जल क्या बनेगा? धातु हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? OH। ठीक है, यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातु है, ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम, मैंने बताया सोडियम कितना अभिक्रियाशील होता है, वो तो किसी के भी साथ अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा उष्माक्षेपी होती है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। ठीक है ना, जो हाइड्रोजन निकलती है, अभी आग क्यों पकड़ती है? जो हाइड्रोजन निकलती है, ठीक है, उसके साथ क्या होती है? गर्माहट भी निकलती है। हाइड्रोजन क्या होती है? आग पकड़ लेती है। हाइड्रोजन जो है ये आग पकड़ लेती है। ठीक है, ये अभिक्रिया याद करना। फिर जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है ना, कैल्शियम प्लस पानी क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? जो ये हाइड्रोजन निकली है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन निकली है, ये क्या होता है? कैल्शियम धातु। जैसे ये कैल्शियम धातु है, इसकी सतह पर चिपक जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले ऐसे चिपक जाते हैं, तो ये क्या होता है? हाइड्रोजन प्रज्वलित नहीं हो पाती है, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। वो आपको ऐसा क्वेश्चन तो देगा कि इस धातु को अपन ने पानी में डाला तो ये थोड़ी देर बाद तैरने लग जाती है, तो वो धातु कौन सी होगी, उसका नाम बताइए। तो उसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम। अब मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, मैग्नीशियम शीतल जल के साथ तो अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। चूंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाता है, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम की धातु से चिपक जाते हैं, तो ये क्या होता है? ये भी तैरना प्रारंभ कर देता है। अब एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातु है, न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, यहाँ पे देखो, उसने क्या बोला? भाप। भाप बोला तो यहाँ पे H2O को क्या लिखा? गैस के रूप में लिखा। क्यों? क्योंकि पानी भाप कब होता है? गैस के रूप में। अब लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, नहीं करती, इसका मतलब ये क्या आएंगे? अभिक्रियाशीलता श्रेणी में नीचे आएंगे। अब क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है? ठीक है, धातु प्लस तनु अम्ल क्या बनेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन। ये अपन ने दूसरे पार्ट में भी देखी थी, धातु प्लस अम्ल क्या बनेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन। क्रियाकलाप 3.11, सोडियम तथा पोटेशियम के अतिरिक्त बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। यदि नमूने मलिन है तो रेगमाल से रगड़कर उन्हें साफ कर लीजिए। मलिन मतलब गंदे हैं। ठीक है, सोडियम तथा पोटेशियम को नहीं लीजिए, क्योंकि वह ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, अब नमूनों को अलग अलग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल युक्त परख नली में डालिए। ठीक है, ये बोल रहा है बस सबसे अभिक्रिया करानी है, एक एक धातु को अम्ल में डाल के देखने की अभिक्रिया कैसी होती है। ठीक है, अब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, अब इन सब का क्या करना है? समीकरण लिखना है। आइए लिखते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ध्यान रखना, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? मैग्नीशियम। ठीक है, अगर अंदर आप S लिखते हो, ठीक है, अंदर अगर आप S लिख रहे हो तो आप एक परमाणु लिख सकते हैं। ठीक है, S का मतलब ये पूरा इतना बड़ा टुकड़ा, इसके अंदर छोटे 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 परमाणु होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन S लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस
HCl क्या बनेगा, देखो Mg प्लस HCl, ठीक है। मैग्नीशियम किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ, तो क्या बन जाएगा MgCl2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस तो बनेगी ही बनेगी। अब इसको क्या करना है, संतुलित करना है। अगर आपको समझ नहीं आया MgCl2 मैंने कैसे बनाया तो इसको मैं समझाता हूँ। देखो Mg मैग्नीशियम का चार्ज कितना होता है +2, क्लोरीन का चार्ज कितना होता है -2, इन दोनों का सूत्र क्या बनेगा, ये +2 कहाँ पे आ जाएगा, क्लोरीन के नीचे, और ये -1, माइनस प्लस नहीं दिखेंगे, खाली देखो नंबर देखो, और ये 1 किधर आ जाएगा मैग्नीशियम के यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा MgCl2, ठीक है। नीचे लिखेंगे तब अपन माइनस प्लस नहीं देखेंगे, ठीक है। अब इसको संतुलित करते देखो, इधर मैग्नीशियम का एक परमाणु, इधर भी एक परमाणु, इधर हाइड्रोजन का कितना है 1, इधर 2, तो मैं इसको क्या करूँगा 2 से गुणा करूँगा। क्लोरीन का इधर कितना है 2, इधर भी कितना हो गया 2 हो गया, मतलब ये क्या बन गया संतुलित समीकरण। ऐसे ही बाकी सब भी आप कर लेना, ठीक है। मैग्नीशियम का मैंने आपको करके बता दिया। एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है +3, तो ये क्या बनेगा AlCl3 + H2। जिंक का कितना होता है +2 होता है, तो क्या बनेगा ZnCl2। अब जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि ठीक है, अब जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु है हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनाती, तो क्योंकि HNO3 क्या है एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। तो ये धातु को क्या करता है पहले ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब उसके साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बना देता है, जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देती है, ठीक है। ये क्या करता है एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो इसको मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। क्या बोला, नाइट्रिक अम्ल क्या ऑक्सीकारक है, तो ये जो H2 बनाई अपन ने, ठीक है, धातु प्लस अम्ल क्या बनेगा लवण प्लस हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन बनी ये क्या करता है ऑक्सीजन के साथ HNO3 क्या करता है, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल क्या करता है इसको ऑक्सीकृत करके किस में बदल देता है, पानी में, ठीक है, जो क्या होता है H2O। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे 2, जल में परिवर्तित कर देता है एवं संयम नाइट्रोजन को किसी ऑक्साइड, ठीक है, किसी में भी बदल देता है N2O, NO, NO2 चयित में अपचयित हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैंगनीज क्या होता है Mn, ठीक है। अगर नहीं पता हो मैंगनीज का फॉर्मूला क्या होता है Mn+2, ठीक है। अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। अब एक क्रियाकलाप 3.11 में आपने देखा कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी थी। अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है, ठीक है, MgAl जिंक Fe। इसको याद कर लेना, अगर MCQ में आ जाए 1 नंबर का, बिल्कुल आ सकता है MCQ में 1 नंबर का, तो इसको याद कर लेना MgAl Zn Fe। और अगर याद नहीं कर सकते तो आगे मैं अभिक्रियाशीलता की श्रेणी बताऊंगा, उससे याद हो जाएगा। कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते हैं और न ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। अबे क्या आप जानते हैं एक बार रिजय बहुत इंपॉर्टेंट, MCQ में हर बार आता है, बहुत बार आ चुका है। एक बार रिजय क्या होता है रॉयल जल का लैटिन शब्द, ठीक है। एक बार रिजय को क्या बोलते हैं रॉयल जल, तो क्या होता है इसमें 3/1, ठीक है, 3:1, ये याद रख लेना 3:1, बहुत बार एग्जाम में, ठीक है। एक बार एग्जाम में क्या होता है 3:1, ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। 3 अनुपात किसके होते हैं, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का कितना होता है 1 अनुपात, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कितना होता है 3 अनुपात होते हैं का ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती। एक बार ये भभकता द्रव होने के साथ प्रबल संचारक भी है। यह उन अभिकर्मों को में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है, ठीक है। अब आपने कई बार देखा होगा, आप सोने चांदी की दुकान पर जाते हो, ठीक है, ये क्या उसने कुछ कंटेनर ले रखा है, ठीक है, कंटेनर या फिर कुछ डब्बा ले रखा है जिसके अंदर उसने क्या डाल रखा है एक्वारेजिया, ठीक है। अब जब और वो क्या करता है सोने को, आप जो सोना देते हो ना उसको क्या करता है चमका देता है, तो जैसे आपने ये सोने का टुकड़ा डाला, ठीक है। अब वो क्या करता है जब ये सोने का टुकड़ा, ठीक है, इसके अंदर जाता है तो ये क्या करता है सोने के बाहर की जो पतली परत होती है, ठीक है ना, बाहर की ये एक पतली सी परत, ठीक है, ये पतली सी परत क्या करता है इसको घोल देता है, इसके अंदर ही एक्वारेजिया के अंदर ही घोल देता है, और फिर बाहर निकाल के आपको कहता है कि आपका सोना चमक चुका है। पर सोना नहीं चमका, उसने आपको चमका दिया। क्यों? क्योंकि ये जो घुला हुआ सोना है, ठीक है, जो इसके अंदर घुल गया, वो क्या होता है कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होता होगा, और वो बाद में क्या कर सकता है इस सोने को बाहर भी निकाल सकता है, ठीक है।
इस सोने को बाहर भी निकाल सकता है। इसीलिए आप कभी भी सोना चमकाने जाओ तो मत चमकाइएगा, ठीक है। इस सोने को वो बाहर भी निकाल सकता है। और आप जब भी ऐसा एक बार इसे के अंदर डाल के देखोगे तो आपके सोने का क्या होगा, थोड़ा सा वजन कम हो जाएगा, ठीक है ना। पहले क्या होगा, इसका वजन ज़्यादा होगा इसमें एक बार इसे में डालने से पहले, पर बाद में क्या होता है, 0.ग्राम का भी अंतर आता है, ठीक है ना। जैसे पहले 4.05 ग्राम कुछ होगा, तो बाद में कितना आ जाएगा, 4.03 ग्राम, ऐसा कुछ फ़र्क आएगा, ठीक है ना। हल्का सा फ़र्क आता है पर फ़र्क आता है, ठीक है। अब बाकी की वीडियो अपन पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बाकी की वीडियो अपन पार्ट 2 में कवर करेंगे। और पार्ट 2 कवर करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके अंदर अपन सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे, ठीक है। सक्रियता श्रेणी से आप पहले पार्ट में जो अपन ने विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी ना, उसके अंदर जितनी भी दिक्कत आ रही है वो सब खत्म हो जाएगी।